हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी कि पोल साइंस सेकेंड चैप्टर 12th क्लास द्विध्रुवीयता का अंत यानी कि विश्व का दो केंद्र से एक ध्रुव में होना। फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सोवियत संघ और यूएसएसआर का कोल्ड वार, और उसके बाद कोल्ड वार जो है JF कैनेडी और निकिता खुश्चेव के एग्रीमेंट से कोल्ड वार पर रोक लगी। बट कोल्ड वार से लेके 1990 तक यानी कोल्ड वार का जो ड्यूरेशन था, पूरा कोल्ड वार एरा था, तब तक पूरी तरीके से जो है विश्व द्विध्रुवीयता में रहा, यानी दो खेमों में रहा पूरा विश्व। एक विश्व जो है एक केंद्र, एक ध्रुवीयता में जो है यूएसएसआर केंद्र था मुख्य, दूसरे में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहले तो इन लोगों ने अलग अलग खेमों में जो कोल्ड वार की नीतियों से जो है अपना नुकसान किया। उसके बाद धीरे धीरे जो है कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में जो है लोगों का जाना हुआ, यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद में सोवियत संघ के ही देश जाने लगे। कारण रूस में लगातार 70 सालों या उससे ज़्यादा भी जो है एक ही पार्टी का दबदबा रहा, कम्युनिस्ट पार्टी का, जो जनता के लिए कभी भी जवाबदेही नहीं रखी उन्होंने। जनता के स्वास्थ्य की सुविधाएं की, जनता के रोजगार की, जनता के एजुकेशन की, या आगे डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक कंडीशन में किसी भी तरीके से जनता के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं थी। ऊपर से इनकी सरकार में जितने भी ऑफिसर आए सारे नौकरशाही व्यवस्था जो थी वो भी पूरी तरीके से करप्ट थी। जनता अगर कोई काम करवाना चाहती थी तो उनके काम को सुनना और उस पर फिर करप्शन करना, काम ना करना अलग है, करप्शन भी करना। तो ये सारी चीज़ें थी। ऊपर से साम्यवाद में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग भी दबा कुचला महसूस कर रहा था। उन्हें पूरी आज़ादी नहीं थी, बहुत ज़्यादा जो है लिमिटेशंस लगाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। सारे डिसीजन और सारी चीज़ जो है गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो इसलिए व्यापारी वर्ग भी परेशान था। फिर उसके बाद जितने भी 15 रूसी गणराज्य थे सोवियत संघ के अंडर में, उनका यह मानना था कि हमारी उपेक्षा, हमें इग्नोरेंस का शिकार होना पड़ रहा है, तो बार बार ये उपेक्षा सही नहीं जाती। इसलिए इन्होंने भी जो है एक देशों ने, इनके गणराज्यों ने भी यूएसएसआर का साथ छोड़ना, सोवियत यूनियन का साथ छोड़ना, यानी कि सोवियत संघ का साथ छोड़ना शुरू किया। इस साथ छोड़ने की प्रक्रिया को पहले व्यापारी वर्ग ने, किसान और मजदूर वर्ग को इस बात की, क्योंकि उनको सीधे सीधे फायदा हो नहीं रहा था अपने बिजनेस में, अपने इंडस्ट्री में, अपने प्रॉफिट में, तो अपने मजदूर वर्ग को, फिर किसान वर्ग को इस तरीके की बात बोली गई, जिससे पब्लिक भी पूरी तरीके से खिलाफ हो गई इस प्रणाली के, सोवियत प्रणाली व्यवस्था के। तो सोवियत प्रणाली व्यवस्था के खिलाफ जब पब्लिक हो गई तो जाहिर सी बात है, पब्लिक के साथ साथ उसके स्टेट्स चलते हैं, राज्य चलते हैं, उसके देश चलते हैं। तो इसीलिए पब्लिक के साथ उनके देश और उनके राज्यों ने भी सोवियत यूनियन को धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन में शुरू किया सोचना। फिर करते करते सभी देशों ने जो है पूंजीवाद की तरफ संक्रमण किया, और इसका लास्ट पॉइंट जो था वो आपका आया बर्लिन की दीवार, जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में बड़ी 150 किलोमीटर की दीवार थी। वो 150 km की दीवार थी। 1961 में यह बनाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी को अलग करने के लिए, जिससे कि जितने भी यूएसएसआर के सारे ग्रुप की कंट्रीज है वो इधर अपना व्यापार या जो भी करना है करेंगे, व्यापार करेंगे, या फिर एक खेमे में रहेंगे, और वेस्ट जर्मनी इस साइड रहेगी, बाकी सारे देश जो है यूएसए के साथ के लोग खेमे में रहेंगे। तो इस तरीके से दीवार एक जो है डाइवर्जन के लिए बनाई गई थी। बहुत मोटी दीवार थी, ये तोड़ भी नहीं सकते थे इतनी जल्दी। बट जब जनता ही खिलाफ हो गई तो जनता ने इस दीवार को तोड़ डाला।
कब तोड़ा? 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 को दीवार जनता द्वारा तोड़ दी गई। अब जब जनता द्वारा यह दीवार टूट गई तो ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण। एकीकरण यानी कि वापस से जर्मनी नहीं हो गई और ईस्ट और वेस्ट वाला चक्कर नहीं रह गया। तो जब ये एकीकरण हो गया तो इधर के सारे इस खेमे के जितने भी देश थे वापस जो बचे थे वो भी आ गए। सबसे लास्ट में जो है बेलारूस, रूस जो है और एक देश और बचा था, ठीक है ना, बेलारूस और रूस एक देश और बचा था। उन्होंने जो है सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा कर दी। कब की ये सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा? 1991 में, 1991 में, ठीक है। फिर सारे और जब सोवियत संघ की समाप्ति हुई, सोवियत संघ की समाप्ति हुई 1991 में, उसके बाद से बाकी देश अलग तो थे लेकिन सोवियत संघ का ग्रुप था कहीं ना कहीं, एक स्टैब्लिश था। बट जब सोवियत संघ की ग्रुप की ही समाप्ति की घोषणा कर दी गई तो बाकी नए 15 देशों का उदय हुआ। नए देश बने 15, जो सोवियत गणराज्य में थे वो सारे विश्व में स्वतंत्र हो गए। वो लोग कहीं भी किसी भी देश से व्यापार आजादी से कर सकते थे बिना सोवियत यूनियन के कानून के मुताबिक, क्योंकि अब सोवियत यूनियन नहीं रहा, ना उसके कानून रहे, ना उसकी कोई प्रणाली रही। तो जाहिर सी बात है पूरे विश्व में एकीकरण हो गया। इस तरीके से सोवियत यूनियन खत्म हो गया, यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। द्विध्रुवीयता का अंत हो गया और वर्चस्व पूरा रह गया किसका? अमेरिका का, हेजेमनी ऑफ अमेरिका। ये 3rd चैप्टर भी आपका आ जाएगा, बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अमेरिका, जाहिर सी बात है अगर साम्यवाद खत्म होगा तो पूंजीवाद का ही फॉलोअर्स बढ़ेगा सारा, पूंजीवाद के ही खेमे में सारे देश जाएंगे, तो अमेरिका अपने आप को बड़ा मानेगा, वर्चस्व होगा पावर में, सोर्सेज में और फॉलोअर्स में, सब में। तो हम वो तो 3rd चैप्टर में बात करेंगे। हम अभी बात करते हैं सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, सोवियत संघ खत्म हो गया, ठीक है। और 1989 में 9 नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। ये बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़ें, ठीक है, कि बर्लिन की दीवार को एक्सप्लेन करें, या बर्लिन की दीवार कब बनी या गिराई गई, ठीक है, या किसने गिराई, कब गिराई, तो जनता द्वारा गिराई गई थी, ठीक है। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, खत्म हो गया सोवियत संघ 1991 में, ठीक है। लीगल औपचारिक मीटिंग करके रूस, बेलारूस और एक देश जो था वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा फिलहाल, ठीक है। तो जो है अब हम बात करेंगे, हमने ये तो बात कर ली कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये भी जानना चाहिए था कि सोवियत संघ बना कब। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे रूस की हिस्ट्री में, क्योंकि हम रूसी रेवोल्यूशन या हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बट फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है। 1917 में निकोलस जार को गद्दी से उतार दिया गया, ठीक है। वहां के किसानों और क्रांतिकारियों, मजदूर वर्ग ने मिलकर निकोलस को गद्दी से उतार दिया, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे और जार इतना लायक भी नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने ही में ही था, पब्लिक के लिए उसने कुछ किया नहीं, ठीक है। रूसी रेवोल्यूशन, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति हुई, ठीक है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें जो है बोल्शेविक पार्टी के कार्यकर्ता थे और सारे किसान और मजदूर थे, पार्टी कार्यकर्ता पीछे थे कहीं ना कहीं, लेकिन लीड इन्होंने किया इस रेवोल्यूशन को। बाकी किसानों ने जो है गद्दी से निकोलस जार को उतार दिया, ठीक है। अब ये रूसी रेवोल्यूशन यानी कि बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है 2 बार हुआ था, ये ध्यान रखना, यूपीएससी के भी एग्जाम में आता है, ये किसी भी एग्जाम में आता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि रूस के जो है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, रूस की क्रांति कब हुई, ये या किसने करी, तो किसानों ने की, वहां के क्रांतिकारियों ने की, बट नेतृत्व जो लीडिंग किया था वो बोल्शेविक पार्टी ने किया था,
ठीक है, तो उसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और 2 बार हुआ। फर्स्ट था मार्च 1917, जिसमें जो है राजा निकोलस जार को गद्दी से हटाया गया, लेफ्ट फ्रॉम पोस्ट। और अक्टूबर 1917 को तब हुआ, अक्टूबर 1917 को, जब सोवियत यूनियन का गठन हुआ। ठीक, सोवियत यूनियन का गठन हो गया, पार्टी बन गई, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की पार्टी बना दी गई, और पूरे सोवियत यूनियन का एकीकरण करके सारे गणराज्यों को एक करके, जो भी थे, जो भी पहले, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, सॉरी, पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो है पूरे गणराज्यों को एक कर दिया गया, क्योंकि तब पूरे विश्व में जो है साम्यवाद ही था, पहले पूंजीवाद नहीं था, बहुत बाद में अमेरिका का पूंजीवाद जो है इतना ज्यादा आगे बढ़ा। ठीक है, तब जो है साम्यवाद ही था, और सारे देश साम्यवाद को ही अपनाना चाहते थे, और साम्यवाद तब की व्यवस्था में बेहतर भी था, लोगों को लगा, और साम्यवाद को ज्वाइन किया, बहुत सारे देशों ने ज्वाइन किया। ठीक है, और इस तरीके से सोवियत यूनियन का 15 देशों के साथ निर्माण हो गया, सोवियत संघ का जन्म हुआ। ठीक है, कब जन्म हुआ? अक्टूबर 1917 में। बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ मार्च 1917 में, वही दोबारा अक्टूबर 1917 में, उसी रेवोल्यूशन में सोवियत यूनियन का गठन हो गया। ठीक है, ये चीज थी। अच्छा, एक चीज और भी है कि मार्च 1917 में जो है राजा निकोलस जार को गद्दी से उतारा गया, और 1918 में ही उसकी फैमिली सहित उसकी हत्या कर दी गई। उसका पता आज तक नहीं चल पाया, उसकी जांच चलती रही, बट उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो और दूसरी बात क्या है कि आप एक चीज ध्यान रखना, 1961 में ये बर्लिन की दीवार बनी, ठीक है, बनाई गई, और 1918 में तोड़ दी गई, गिरा दी गई। टोटल इसकी ड्यूरेशन क्या थी? 28 ईयर्स, 150 km। 1961 पे बना, 1989 9 नवंबर को तोड़ दिया गया है दीवार, टोटल 28 साल के लिए रहा, और 150 किलोमीटर की इसकी दूरी रही। जर्मनी को एक करने के लिए इसको तोड़ा गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। जाहिर सी बात है, जर्मनी का एकीकरण हुआ जब ये दीवार टूटी, तो जाहिर सी बात है जर्मनी का अलगाव भी हुआ होगा जब ये दीवार बनी होगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का अलगाव कब हुआ, तो आप ये 1961 पे डाल सकते हो जब ये दीवार बनी। ठीक है, तो ये सारे 12th लेवल पे ही आपकी यूपीएससी की क्लासेज भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप प्लीज ध्यान से ये सब पढ़ें। आगे की क्लासेज में प्री निकालने के लिए, मेंस में सारी चीजें आती हैं, तो अभी से आप अगर अपना बैकअप तैयार रखेंगे तो आगे के लिए बहुत ही बेहतर होगा। एक मोटिवेशनल क्लास भी है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, द्विध्रुवीयता का अंत। आने वाली क्लास में मैं नए नए वीडियो अपलोड करूंगा अच्छे, ठीक है, यूपीएससी क्लासेस से मोटिवेशनल भी करूंगा, तो आप उसको देखते रहना, क्योंकि आगे के बाद आपका जो है फ्यूचर इसी पर डिसाइड होता है। ठीक है, स्टूडेंट कोई कम या ज़्यादा जानने वाला नहीं होता, डेडिकेशन कितनी होती है वो जानना होता है, तो हर कोई कुछ भी कर सकता है, बस अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लासेज बना रहा हूँ कि आप लोग देखें, इसको सीखें अच्छे से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, जिससे कि आगे के अपडेशन में आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुवता का अंत का। इससे पहले हमने पार्ट पढ़ लिया था कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ और विश्व एक ध्रुवीय रह गया। हम पढ़ेंगे क्या कि सोवियत संघ का उदय तो हो चुका था, एस्टेब्लिशमेंट तो हो चुका था, सोवियत सिस्टम था क्या, सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के पॉलिसीज क्या थे। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम में सबसे पहली बात ये थी कि सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, यानी केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके द्वारा जो है यूएसएसआर के द्वारा सारी पॉलिसीज बनाई जाती थी, और उन पॉलिसीज को अपने अपने गणराज्यों में, यानी कि अलग अलग स्टेट में 15 गणराज्यों में जो है उनको लागू करवाना था, और उस पर कंट्रोल, जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, इन सभी पर कंट्रोल जो है उनके स्टेट्स का होता था। ठीक है, स्टेट्स का होता था, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस पूरे यूएसएसआर पर, पूरे यूएसएसआर ग्रुप पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था, और उसी के डायरेक्शन में सारे काम होते थे, सारी पॉलिसीज बनाई जाती थी। कम्युनिस्ट पार्टी की आर्थिक साम्यवाद पर निर्धारित थी। साम्यवाद में जो होता था, सभी के लिए बराबर व्यवस्थाएं की जाती थी कि समाज के किसी भी तबके, किसी भी वर्ग पर जो है
बराबर बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहे, जिससे कि एक श्रमिक को रोजगार मिले, अच्छा वेतन मिले, ठीक है, और एक बिजनेसमैन को उसका व्यापार चलता रहे, ठीक है, उसको प्रॉफिट मिलता रहे, और साथ में गवर्नमेंट को पूरी तरीके से टैक्स भी मिले, और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का पूरी तरीके से उन बिजनेसेस पर और सारे रूल एंड रेगुलेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वहां पर कंट्रोल गवर्नमेंट का बना रहे। तो ये सारा काम जो है स्टेट्स का था, ठीक है, और ये सारी प्लानिंग और डायरेक्शन जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से होती थी। कम्युनिस्ट पार्टी का लगातार स्टार्टिंग से ही दबदबा रहा, ठीक है, और इस प्रणाली को कहते हैं सोवियत सिस्टम, जिसमें जो है सोवियत सिस्टम जो है केंद्रीकृत योजना पर निर्धारित थी, केंद्रीकृत योजना पर निर्धारित थी, और सारे राज्यों द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था। इसमें जिसमें जो है कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज है, या लेबर वर्क की एक्टिविटीज है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या किसी भी ट्रेडिंग यूनिट में, या कोई भी एक्टिविटीज है, ये हर चीज में जो है कंट्रोल और डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा ही लिया जाता था कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, उसकी सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी, और किसी भी लेबर को अगर किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में लगाया जाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, और साथ में बिजनेस ओनर को प्रॉफिट कितना जाना चाहिए। ये सारे डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट वहां के लेती थी। इससे पता चलता है कि सारा कंट्रोल जो स्टेट्स के हाथ में था, और वो रेगुलाइज होता था कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू, जो कि केंद्रीकृत योजना पर आधारित थी। यूएसएसआर ग्रुप में सारे डिसीजन होते थे बाद में, ठीक है। तो सोवियत सिस्टम में ये सारी चीजें थी। अब हम जानते हैं सोवियत संघ की विशेषताएं, ठीक है। सोवियत संघ की विशेषताओं में सबसे पहली मेन स्पेशलिटी ये थी कि वो पूरी तरीके से सोशलिज्म पर डिपेंड था और कैपिटलिज्म के अपोजिट था, ठीक है, पूरी तरीके से सोशलिज्म को ही सपोर्ट करता था, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ था फायदे थे। जैसे कि एक सबसे पहली बात की वेल मैनेज इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसमें हर एक वर्ग के लिए व्यवस्थाएं थी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो बेसिक वर्ग का कोई भी बेरोजगार आदमी हो, कोई भी स्तर का वर्ग हो, कोई भी कैटेगरी हो, उन सभी के लिए कोई ना कोई रूल्स थे। तो जिनके द्वारा अच्छे वर्ग के, मतलब जो व्यापारी वर्ग है, उनको उनकी इनकम मिले, उनको उनका प्रोडक्शन चलता रहे, उनका काम चलता रहे। बेरोजगार वर्ग वाले जो है, बेरोजगार जो है, उनको जॉब मिलती रहे, और उनको एक उम्दा किस्म की जॉब मिले, जिसमें जो उनको बुनियादी जरूरतों के लिए अच्छा वेतन मिलता रहे। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, यानी समाज के हर वर्ग के लोगों को, जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको भी एक स्तर की सुविधा मिलती रहे, जैसे कि स्वास्थ्य है, सुविधाएं हैं, शिक्षा है, ठीक है ना, रोजगार है। ये 2-3 चीजें जो है बुनियादी जरूरतें जो उनकी पूरी होती रहे। उसके बाद क्या है, अब इससे क्या होता था, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी तो बेरोजगारी दर बहुत कम थी वहां पे, ठीक है। और फिर है राज्य का स्वामित्व, पूरी तरीके से जितने भी डिसीजन थे उन पर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल रखती थी, जैसे किसी भी बिजनेस ओनर पर या किसी भी कंडीशन पर, ठीक है ना, कोई भी अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था। पूरी तरीके से कंट्रोलिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती थी, गणराज्यों के हाथ में होती थी। उत्पादन साधनों पर भी राज्य का स्वामित्व होता था, यानी कि प्रोडक्शन, सारे प्रोडक्शन, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे वो बिजनेस प्रोडक्शन हो, चाहे सर्विसेज प्रोडक्शन हो, या फिर कोई भी चीज हो, इन सारे प्रोडक्शन पर जो है ऑनरशिप जो है वो स्टेट की चलती थी। ये सारा रेगुलाइज जो है यूएसएसआर के सेंट्रल पॉलिसीज पे चल रहा होता था। तो कोई भी अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकता था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी व्यापारी वर्ग, ठीक है ना, ये सारा जो है कैपिटलिज्म, अगर व्यापारी वर्ग या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने तरीके से कोई भी डिसीजन लेता तो वो कैपिटलिज्म में आ जाता, ठीक है ना। गवर्नमेंट सारा कंट्रोल करती थी, तो इसके फायदे भी थे। पहली बात क्या कि सोसाइटी के हर एक कैटेगरी को हर एक व्यवस्थाएं मिलती थी, जॉब मिलती थी, कम मिले या ज्यादा मिले, बेरोजगारी दर कम थी, काम मिलता था उनको, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी, शिक्षा व्यवस्था मिलती थी, ठीक है। व्यापारी वर्ग को उनके हिसाब से उनका प्रॉफिट दिया जाता था, प्रॉफिट ले सकते थे वो, लेकिन अपने तरीके से किसी भी कॉस्ट को कम या ज्यादा नहीं कर सकते थे कि ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कोई भी कॉस्ट जो है ज्यादा कर सके, कम कर सके। इसीलिए जितनी प्रोडक्टिविटी थी, इन सभी पर कंट्रोलिंग भी गवर्नमेंट की थी सारे सिस्टम पर, और ऑनरशिप भी स्टेट की ही थी। ये सारा जो है सेंट्रलाइज्ड प्लान था, ठीक, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्शन में होता था, ठीक है। यह आपके सोवियत सिस्टम की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। तो जस्ट हमने पढ़ा सोवियत संघ का शासन, सोवियत संघ की प्रणाली, सोवियत संघ की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ की कमियां, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये थी कि
70 सालों तक लगातार शासन रहा कम्युनिस्ट पार्टी का। उसके बाद भी जनता के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी। पहली कमी प्रशासनिक ढांचे की, यानी कि जितने भी ऑफिसर नौकरशाही व्यवस्था थी उनमें गैर जिम्मेदाराना कार्य था, भ्रष्टाचार लिप्त था। राजनीतिक ढांचा भी पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, यानी कि जो भी नेता थे, जो भी वहाँ के शासन व्यवस्था को संभालने वाले लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो सारे लोग जनता के लिए सुनते नहीं थे। अफसरों को, लोगों की शिकायत पर अफसरों की क्लास नहीं लेते थे, उनके साथ व्यवस्था सही से नहीं बनाते थे। तो इससे क्या हुआ कि प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा दोनों पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, कोई सुनवाई नहीं थी पब्लिक के लिए। भ्रष्टाचार ज्यादा था, ये भी कमी थी। गलतियां सुधारने के लिए शासन व्यवस्था अक्षम थी, यानी कि चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो चाहे ऊपरी लेवल की प्रशासनिक व्यवस्था हो, दोनों ही लोग किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट नहीं चाहते थे। अगर पब्लिक कोई किसी चीज की कंप्लेन करती थी, समस्या को बताती भी थी, तो उसके लिए सुधार नहीं होता था, यानी कि अच्छे नेताओं का पूरी तरीके से अभाव था जो कि सोवियत प्रणाली को सही कर सकते थे। विशाल देश में केंद्रीकृत प्रणाली थी, इतना बड़ा क्षेत्र था, इतने सारे गणराज्य थे, 15 गणराज्य थे, लेकिन सारे गणराज्यों को संभालने के लिए सिर्फ कंट्रोलिंग सिस्टम यूएसएसआर के लिए ही था। जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते थे वो केंद्र में ही बनते थे, यूएसएसआर ग्रुप के हेड से ही बनते थे, हेड ऑफिस से ही बनते थे, लेकिन किसी भी स्टेट को कोई भी कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं दिया गया था। डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, की जरूरत के अकॉर्डिंग जो है अपने देश में, अपने राज्य में वो नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकें या फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें, जिससे कि पब्लिक को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके, रिलैक्सेशन मिल सके। ठीक है, तो इसलिए भी जो है पब्लिक पूरी तरीके से खिलाफ हो रही थी यूएसएसआर के, सोवियत प्रणाली के रूल्स के। तो ये सारी कमियां थी। सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था, विश्वास खत्म होता जा रहा था पब्लिक का। कम्युनिस्ट पार्टी जनता का पूरी तरीके से विश्वास खो रही थी, कारण क्योंकि वो जनता के नियमों पर खरी नहीं उतर रही थी, जनता के लिए खरी नहीं उतर रही थी, जनता के जरूरतों का उन्हें कोई आइडिया नहीं होता था। हाथ से जब भी जनता कोई समस्या बताती तो उसके लिए वो जवाबदेह नहीं होते, ना उसको सुधारने की व्यवस्था करते। अगर भ्रष्टाचार है या प्रशासन व्यवस्था खराब है तो राजनीतिक नेता भी इसके लिए प्रयास नहीं करते थे कि कोई सुधार हो सके। तो इसलिए जनता का विश्वास भी इन पर से खत्म होता जा रहा था। तो अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के बारे में। सोवियत संघ की इतनी कमियां थी तो जाहिर सी बात थी विघटन भी होगा। सबसे पहली बात क्या थी कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को ना पूरा कर पाना। सोवियत संघ प्रणाली में जो है पब्लिक के लिए जो है कोई भी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। जैसे कि वो खुद अगर चाहे आम पब्लिक से निकल के कोई नेता बनना चाहे या समाज सुधार करना चाहे, राजनीतिक कमियों को पूरा करना चाहे, सही सुधार करना चाहे, तो वो नहीं हो सकती थी। साथ में व्यापार करने के लिए पूंजीवाद सिस्टम नहीं था, तो कोई भी अपनी पूंजी को जो है अपने तरीके से नहीं लगा सकता था या अपने निर्णय नहीं कर सकता था, जिसके कारण पूंजी जिनके पास थी वो भी अपनी आजादी के साथ व्यापार नहीं शुरू कर सकते थे। तो आर्थिक आजादी भी नहीं थी कि आप पूंजी जिसके पास इन्वेस्ट करके वो पूरी तरीके से अपने मन से कोई बिजनेस डाल सके और कर सके अपने डिसीजन पर। तो राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी जनता की सोवियत प्रणाली में, इसलिए विघटन हुआ। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही शिकंजा, राजनेताओं को तो कोई जवाबदेही नहीं थी और साथ में पूरे जितने भी अफसर थे, प्रशासनिक व्यवस्था थी वो चरमरा चुकी थी। कोई भी जनता की सुनवाई नहीं थी, ना तो राजनीतिक स्तर पर और ना ही नौकरशाही स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर। तो हर तरीके से जो है, और जनता को हर तरीके से क्या हो रहा था, जनता को नुकसान हो रहा था। तो नौकरशाही शिकंजा यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से जनता पर लागू थी। जनता पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा था और उन्हें उनसे कोई भी कार्य के बदले में जो है पैसे या रिश्वत भी ली जा रही होगी। ठीक है ना, तो इसी को बोला जाता है नौकरशाही शिकंजा। अब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। 70 साल से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा, लेकिन जो है जवाबदेही जनता की नहीं रही। समस्याओं को निपटाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, प्रशासन को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया, और जनता को आर्थिक आजादी, जनता को अभिव्यक्ति की आजादी, जनता के अधिकारों के विषय में कोई भी कार्य नहीं किया। इसलिए जो है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन भी रहा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। सोवियत संघ सबसे ज्यादा अपना पैसा जो है, संसाधन और पैसा जो भी है, वो जो है पूर्वी यूरोप में लगाया, जिससे कि वहां पे कंट्रोल बना रहे सोवियत संघ का। ठीक है, और इसलिए भी जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ।
आधे लोग कह रहे थे सिर्फ पूरी यूरोप में ही अपने जितने भी रिसोर्सेज आप वो लगा रहे हो, सारे पैसे का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है आप जो है ईस्टर्न यूरोप में कर रहे हो, तो ये गलत है। वेस्टर्न यूरोप में भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, बाकी गणराज्यों में भी जो है, बाकी जो 15 गणराज्यों में भी करना चाहिए। तो इसलिए भी जनता खिलाफ हुई। जनता को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ की प्रणाली से जो है सोवियत संघ का विकास हो रहा है, सोवियत संघ का विकास जो है यूएसएसआर का जो डेवलपमेंट जो है वो सोवियत सिस्टम से हो रहा है। जबकि जनता जान रही थी ना तो किसी को आर्थिक आजादी है, ना किसी को राजनीतिक आजादी है, नौकरशाही आपकी पूरी तरीके से करप्ट है, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका शासन बहुत ही बुरा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू डेवलप। ठीक है, तो जनता ये जान चुकी थी। पहले जनता को अंधेरे में रखा गया कि सोवियत संघ विकास कर रहा है सोवियत प्रणाली पर, जबकि जनता जान चुकी थी जब कोई आजादी नहीं है कार्य करने की, व्यापार करने की, राजनीतिक आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, सुविधाओं की आजादी, सारा पैसा और रिसोर्सेज जो है वो आप पूर्वी यूरोप में लगा रहे हो। तो इसलिए जो है जनता को ये पॉइंट हो गया कि जनता को ये गलत जानकारी दे रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के यूएसएसआर सोवियत संघ में, कि जनता को गलत जानकारी दी जा रही थी कि सोवियत संघ के प्रणाली में विकास कर रहा है सोवियत संघ, जबकि ऐसा नहीं था। जनता जान चुकी थी, इसलिए भी विघटन का कारण था। अब हम बात कर लेते हैं संसाधनों का उपयोग। जितने भी रिसोर्सेज थे वो ज्यादा से ज्यादा वो न्यूक्लियर वेपन बनाने पे खर्च किए जा रहे थे, यूज हो रहे थे, इसलिए जो है तो यूएसएसआर आगे नहीं बढ़ पाया, पब्लिक के जरूरतों के लिए खड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ध्यान तो सारा परमाणु मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने पे था। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में वेस्टर्न यूरोप से पीछे हूं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन में और बुनियादी स्ट्रक्चर में जितने भी प्राइवेट जितने भी का इंडस्ट्री है, जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, इन सब में जो है पश्चिमी यूरोप से पीछे रह गए, इसलिए भी जो है जनता ने साथ छोड़ा। रूस की प्रमुखता, 15 गणराज्य थे यूएसएसआर में, लेकिन फिर भी जो सबसे मेन और दिशा निर्देशन या फिर कार्य संबोधन या जो भी माना जाता था वो रूस की बातें मानी जाती थी। तो बाकी गणराज्य इस बात से खिलाफ, तो जब हम भी आपके ग्रुप में हैं तो हमसे भी एक बार सजेशन ले लिया जाए। सारी बातें रूस की मानी जाती हैं, रूस को प्रमुखता मिलती है, जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं उससे रूस को ज्यादा फायदा होता है, जबकि हमें वो फायदा नहीं हो पाता। इसलिए सजेशन हमसे भी लिए जाए, इसलिए भी जो बाकी गणराज्यों को उपेक्षा लग रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध करना। मिखाइल गोर्बाचेव जो है प्रेसिडेंट थे 1980 में बने, 1985 तक है। उन्होंने कुछ सुधार किए, जैसे कि पेट्रोइस्का, ग्लासनोद यानी कि खुलापन और अपने अधिकारों की आजादी, जिससे वो अपनी बात राजनीतिक सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, ठीक है ना, जिससे पब्लिक अपनी बात राजनीतिक स्तर पर रख सकती थी। या फिर व्यापार में सुधार, कोई भी जो है पूरे यूएसएसआर में कोई भी देश किसी भी देश के साथ, किसी भी राज्य के साथ व्यापार कर सकता था, ये खुलेपन की आजादी थी। इन विचारों का भी गोर्बाचेव के दिए गए इस आजादी और इस राजनीतिक आजादी का भी विरोध किया गया कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, इसलिए भी जनता विरोध में हो गई सोवियत संघ के। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से रुक चुकी थी, अर्थव्यवस्था का पहिया पूरी तरीके से रुक चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, नागरिकों के जरूरत की बुनियादी चीजें, जरूरत की कोई भी वस्तु में जो वो उनमें भी कमी आने लगी थी, इसलिए जनता ने पूरी तरीके से साथ छोड़ना धीरे धीरे शुरू किया। वहां की जनता, वहां के व्यापारी वर्ग, वहां के जितने भी वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, हर कोई जो है वो सोवियत संघ प्रणाली के खिलाफ हो गया और इस तरीके से सोवियत संघ का विघटन तय माना गया। इन सारी कमियों के बावजूद सबसे बड़ी कमी थी कि सत्ताधारी पार्टी, जिस पार्टी का शासन था सोवियत संघ पर, कम्युनिस्ट पार्टी का, वही जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जनता की जरूरतों के लिए जवाबदेह नहीं थी, जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए जवाबदेह नहीं थी, ना कोई कार्य कर रही थी। पूरी तरीके से ये सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से निष्क्रिय थी जनता के कार्यों के लिए, जनता के आशाओं के लिए, जनता की आर्थिक आजादी के लिए, जनता की किसी भी सुविधाओं के लिए जो है ये पार्टी कार्यरत नहीं थी, इसलिए सोवियत संघ का विघटन तय रहा। अब हम बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के लिए उस समय में
19वीं शताब्दी की 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जाना माना नाम थे। ठीक है, इन्हें इनका नाम क्यों बार बार जो है सोवियत संघ के विघटन के समय में आता है, या आर्थिक सुधार के लिए आता है, या विघटन के कारणों में आता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रशिक्षण है। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि मिखाइल गोर्बाचेव के कारण भी विघटन हुआ, उनके नेताओं का कहना था, जबकि मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधार किए थे। तो लोगों का अलग अलग मानना था। जनता ज्यादा आजादी चाहती थी, इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव को 1985 में जो है गद्दी से उतार दिया गया किसी राजनीतिक कारणों से। तो ये सारी चीजें है। बट मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे ये हम जानते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 2 मार्च 1931 को प्रिवोल्नाय विलेज में स्टावरोपोल नाम के शहर में हुआ था, जो कि रूस में। प्रिवोल्नाय नाम के गांव में, स्टावरोपोल नाम के शहर में और रूस नाम के देश में इनका जन्म हुआ था। 1980 में जो है ये रूस के यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने। 1980 से 1985 तक ये क्या रहे, यूएसएसआर प्रेसिडेंट। यूएसआर प्रेसिडेंट रहे, लेकिन उससे पहले ये यूएसएसआर के, सोवियत संघ के अधिकारी के मुख्य सचिव। ठीक है ना, ये मतलब ये है कि यूएसएसआर के लिए शुरू से ही कार्यरत थे, इनकी कार्यविधि अच्छी थी, इसलिए इनको 1985 तक का 82-85 तक का प्रेसिडेंट चुना गया। इनके अच्छे कारणों की वजह से जो है साम्यवाद का पतन हुआ। क्या? राजनैतिक सुधार किया, पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट किया, जिसमें जनता को अपने अधिकारों की आजादी थी, बात रखने की आजादी थी, ऐसी बहुत सारी आजादी थी नागरिकों के लिए। साथ में आर्थिक आजादी, यानी कि ग्लासनोत, यानी खुलेपन की आजादी, व्यापार खुलेपन की आजादी थी। इन सभी कारणों के कारण जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ, आर्थिक स्थिति बढ़ने लगी, जिसके कारण लोगों ने जो है साम्यवाद को कहीं ना कहीं, साम्यवाद के अलावा और एक बेहतर विकल्प पूंजीवाद के रूप में देखना शुरू किया। इसलिए साम्यवाद का पतन भी कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव को माना जाता है, ये कह सकते हैं। लेकिन आर्थिक सुधार करना भी बेहद जरूरी था। मिखाइल गोर्बाचेव 80 से पहले जो व्यवस्था देखते थे, किसी के पास आर्थिक आजादी नहीं है, किसी नागरिकों को राजनीतिक आजादी नहीं है, तो इन्हें मजबूरन इन सुधारों के लिए बाध्य होना पड़ा। और जब ये सुधार किया तो जनता की नजर में आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को के बदलाव में उन्हें समझ आया, और जिस तरीके से वो साम्यवाद की जगह पूंजीवाद की तरफ भी आगे बढ़े, इसलिए जो है उन्हें साम्यवाद के पतन का कारण भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की। 1991 में बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये 3 गणराज्य थे जो बचे हुए थे। बाकी गणराज्यों ने पहले ही जो है विघटन के लिए बिगुल बजा दिया था, और वो यूएसएसआर की गतिविधियों से पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर चुके थे। वो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, लेकिन औपचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए थे, लीगली रूप से स्वतंत्र नहीं हुए थे। इसलिए 1991 में बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में जो है रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये इन तीनों देशों ने जो है औपचारिक तरीके से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी, और इस तरीके से यूएसएसआर का विघटन हो गया और पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो गया, पूंजीवाद का पालन करने लगा। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ विघटन के क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात तो यह हो गई कि शीत युद्ध का संघर्ष खत्म हो गया। जो यूएसए और यूएसएसआर का संघर्ष चल रहा था, तनाव चल रहा था, मान लिया दोनों देशों ने अपने जहाजी बेड़े, अपने जंगी बेड़े, अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन, सारी चीजें हटा भी ली थी, तो उसके बाद भी लगातार तनाव और स्ट्रगल चलता रहा। व्यापारिक गतिविधि आगे नहीं बढ़ पाई, अच्छे संबंध आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये सारी चीजें जो है खत्म हो गई सोवियत संघ के विघटन से। ठीक है, ये सारी चीजें खत्म हो गई। दूसरी दुनिया का पतन हो गया। जो विश्व द्विध्रुवीय था, यूएसएसआर और यूएसए के 2 खेमों में बटा हुआ था, वो 2 खेमे का अंत हो गया। एक ध्रुवीय वर्चस्व हो गया, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व हो गया, पूरी तरीके से यूएसए का वर्चस्व हो गया। हथियारों की होड़ खत्म हो गई, वेपन्स रेस खत्म हो गई।
ठीक है, जब लड़ाई खत्म हो गई, शीत युद्ध खत्म हो गए, तो हथियार भी पूरे तरीके से लोगों ने दिखाने और प्रयोग करने, दिखाने, प्रैक्टिस करने के लिए रोक लगा दी पूरी तरीके से। यूएसएसआर खत्म हो गया, सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो गया, और 15 नई नई कंट्री जो है अस्तित्व में आई। नए 15 देश बने, जो 15 गणराज्य थे यूएसएसआर के, वो सारे स्वतंत्र हो गए और इन्होंने अपना नया देश बनाया। पूरा नाम वही थे, वो सब तो लीगली रूप से पूरे तरीके से वो फ्री हो गए विश्व व्यापार करने के लिए, किसी के साथ अपनी मर्जी से रिलेशन रखने के लिए, वर्ल्ड लेवल का, पॉलिटिक्स लेवल का, बिजनेस लेवल का, इकोनॉमिक लेवल का, कैसा भी रिलेशन रखने के लिए वो फ्री हो गए। तो वो फ्री कंट्री हो गई। ठीक है, वो गणराज्य जो है यूएसएसआर से अलग हो गए। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ताकतवर देशों के सलाहकार बन गए। यानी कि जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विश्व बैंक जो पूरे देशों को कभी भी परेशानी होने पर, कहीं जरूरत पड़ने पर वर्ल्ड बैंक पैसे देता था, लोन देता था, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद और ताकतवर देशों, जिनके पास पूंजी होती थी, जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज होते थे, उन्हीं को वर्ल्ड बैंक जो है लोन देने का काम करता। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भी जो है पैसे फंड दिए जाते थे। ठीक है ना, वो सारे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों के फंड जो है ताकतवर देशों के सलाहकार बन गए। इन्हीं के लिए ही प्रयोग किए जाने लगे पूरी तरीके से। मतलब ये मान के चलो कि दो ध्रुवीय वर्चस्व से एक ध्रुवीय वर्चस्व हो गया, तो जो लोग एक ध्रुवीय वर्चस्व को मानते थे, उन्हीं के साथ इनकी बनती थी, उन्हीं को ये फंड राइज करते थे। रूस अकेला यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना। रूस को केंद्रीयकृत प्रणाली में यूएसएसआर जब था, सोवियत पलायन, तो रूस को कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा प्रमुखता प्राप्त थी, इसलिए रूस ही अकेला यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना और बाकी देश जो है वो अलग हो गए। विश्व राजनीति में संबंध परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व राजनीति। जब यूएसएसआर खत्म हो गया, तो और जो यूएसएसआर में देश थे या बाकी जो देश थे जो यूएसएसआर के रिलेशन में थे, उन सबको अपने रिलेशन को चेंज करना पड़ा। अमेरिकी वर्चस्व था, तो सबको अपने देश के लोगों और अपने फायदे के लिए जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को, अपने वर्ल्ड लेवल के पॉलिटिक्स को, रिलेशन को चेंज करना पड़ा। जैसे भारत को ही ले लो, यूएसएसआर के साथ अच्छी दोस्ती थी, रूस के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, उसके बावजूद जो है जब शीत युद्ध खत्म हुआ और विश्व एक ध्रुवीय हो गया, तो उसे अमेरिका के साथ भी अपने अच्छे संबंध बनाने पड़े, क्योंकि वो समय और सिचुएशन की डिमांड थी। नेक्स्ट पॉइंट, साम्यवाद पर प्रश्न चिन्ह लग गया। जब सारे विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गए, लोगों ने पूंजीवाद अपना लिया, तो अपने आप साम्यवादी व्यवस्था पर एक क्वेश्चन लग गया कि अगर ये बेहतर होती तो लोग छोड़ के आते क्यों। एक क्वेश्चन मार्क लग गया साम्यवादी व्यवस्था पर, कम्युनिज्म पर, कि ये अगर बेहतर होती तो लोग छोड़ के पूंजीवाद को क्यों अपनाते। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे मेन पॉइंट ये लास्ट में है 10 पॉइंट, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। जो भी यूएसएसआर के या पिछले जो भी पुराने देश थे जिनके साथ नुकसान हुआ था, जिनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, उन्होंने पूंजीवाद को अपनाया, शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया, और अमेरिका द्वारा दी गई वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेल्प को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी को अपनाया गया। इन्होंने अपनाया और अपनी डेवलपमेंट के लिए उसको यूज किया। ये डेवलपमेंट क्या क्या रही वो बात की बात है। ठीक है, तो शॉक थेरेपी अपनाया गया, जिसमें जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पूरा यूज होता, उन पैसों का, ये जो डैमेज कंट्री, जिनकी डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो पिछड़े देश थे, अमेरिका द्वारा उनको हेल्प दी गई। सेकंड वर्ल्ड में जैसे जापान था, इनका नुकसान हुआ था, तो ये सब जो है शॉक थेरेपी को इन्होंने अपनाया, शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया और पूंजीवाद को अपनाया इन्होंने। ठीक है, जिससे पूंजीवाद को अपनाने के कारण इन्हें यहाँ से हेल्प मिलने लगी। ये पॉइंट है। हथियारों की होड़ की कीमत, यूएसएसआर को कहीं ना कहीं हथियारों की होड़ की कीमत भी चुकानी पड़ी। सबसे पहली बात, साम्यवाद का अंत हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया पूरी तरीके से। यूएसएसआर ने वैसे हथियारों की होड़ में यूएसएस को बहुत बड़ी टक्कर दी थी, ठीक है ना, लेकिन वेस्टर्न यूरोपियन पश्चिमी देशों के टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि विकसित ढांचे के कारण यूएसएसआर उनसे पीछे रह गया, इसलिए यूएसएसआर को पीछे भी हटना पड़ा। दूसरी बात क्या थी, उनका प्रोडक्शन यानी कि उनकी उत्पादकता
और गुणवत्ता यूएसएसआर से कहीं बेहतर थी, क्वालिटी वाइज बेहतर थी, इसलिए भी यूएसएसआर को कोल्ड वॉर में पीछे हटना पड़ा। तो यूएसएसआर को हथियारों की होड़ की कीमत चुकानी पड़ी, कोल्ड वॉर से उसे पीछे हटना पड़ा। टक्कर दी थी बट इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, इन सभी में जो है पश्चिमी देशों ने जो है यूएसएसआर को पीछे कर दिया। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी वर्ड का मतलब होता है सीधा सीधा आघात लगाकर या पहुंचाकर उपचार करना। दूसरा मतलब, अगर आपको एग्जाम में लिखना है, ये भी लिखोगे कि साम्यवाद से पूंजीवाद की और संक्रमण, या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ आना, यह है शॉक थेरेपी। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, शॉक थेरेपी का मतलब यही था एक्चुअल वर्ड का मतलब कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। सबसे पहले जो है कोल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है जिन देशों का नुकसान हुआ था, या जो गरीब देश थे, गुलाम देश थे, गरीब देश थे, ठीक है ना, ये सारे देश या साम्यवाद के जितने भी देश थे, उन सभी लोगों का जब साम्यवाद का पतन हो गया तो उससे पूंजीवाद की तरफ संक्रमण को जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है अब पूंजीवाद की तरफ आने को ही कहा गया शॉक थेरेपी। यानी कि जो भी साम्यवाद में कमजोर या परेशान या समस्या वाले देश थे, ठीक है ना, उनका पूंजीवाद की तरफ आना, अच्छे व्यापार के लिए, अच्छी कंडीशन के लिए जो पूंजीवाद की तरफ आना ही उन देशों का क्या कहलाया? शॉक थेरेपी कहलाया। क्योंकि वो पहले उनकी हालत जो है खराब थी। पूंजीवाद में आएंगे तो आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और इस तरीके से उनकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। इसी को कहते हैं, पहले उनका नुकसान हुआ कोल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्या नुकसान हुआ, तभी वो गरीब और परेशान देश बन के रह गए, और बाद में उनके डेवलपमेंट के लिए जो है ये पॉलिसी अपनाई गई शॉक थेरेपी की, जिसमें जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों के दिशा निर्देशन में जो है यही था कि आप साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ आ रहे हैं तो आपको वो फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। इसी को जो है शॉक थेरेपी कहा गया, ठीक है, और यही आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक, आघात लगाकर उपचार करना और साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण को क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं, शॉक थेरेपी की विशेषताओं में क्या रहा? ऑनरशिप को ही जो है पूरी तरीके से डिसीजन लेने की आजादी थी। पूंजीपति को, जो ही व्यक्ति व्यापार चलाने वाला होता था वही मालिक कहलाता था, वही पूरे निर्णय लेता था अपने व्यापार के। साम्यवाद में ऐसा नहीं। राज्य की सारी संपदाओं का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, जितनी भी सुविधाएं थी, रिसोर्सेज थे, ठीक है ना, उन सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, पूंजीपति वर्गों में बांट दिया गया, जिससे सभी संपदाओं का पूरी तरीके से उपयोग हो सके और सभी वर्गों और सभी नागरिकों और सभी देशों में पूरी तरीके से बंटवारा हो सके, जिससे पूरे विश्व का आर्थिकीकरण हो सके और इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। जितने भी इन्वेस्टर थे, अगर पैसे इन्वेस्ट करते थे तो उनके पैसे के हिसाब से जो खेती होती थी, खेती और जो एक निश्चित रकम जो है दी जाती थी किसानों को, और वो जब फसल पैदा हो जाती थी तो वो किसानों को वो फसल दे दी जाती थी। उसके बाद जो है व्यापारी वर्ग वो फसल खरीद के कितने दामों में बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, ये सारी चीजें जो है क्या थी? पूंजीवादी खेती पद्धति में आधारित थी। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी बिजनेसमैन होते थे, किसानों को एक निश्चित लागत के हिसाब से फसल को इतने साल के या फिर निश्चित फसल का एक पैसा पहले से डिसीजन करके दे दिया जाता था।
इससे क्या होता था, फसल अगर कम हो रही है तो भी, ज्यादा हो रही है तो भी किसानों को उतना पैसा मिल जाता था। और किसानों से वो फसल लेने के बाद जब फसल तैयार हो जाती थी तो क्या होता था, उस फसल को वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और बेस्ट इंप्रूवमेंट करके वो आगे सभी के लिए लेके आते थे अपने प्रॉफिट और अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थी पूंजीवादी पद्धति की खेती। मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाई गई। मुक्त व्यापार व्यवस्था का मतलब हो गया पूरे विश्व में जो है एक ही लेवल की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसमें जो है किसी भी देश से कोई भी देश जो है व्यापार कर सकता था, बस गवर्नमेंट लीगल बिजनेस हो, लीगल व्यापार हो, लीगल एक्टिविटी हो, और उस कंट्री को, जिस कंट्री में व्यापार हो रहा है, कोई भी सेल परचेज हो रही है, उस कंट्री को उसका टैक्स है। ठीक है ना, कोई भी तरीके का कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं लगाया गया, लिमिटेशन नहीं लगाया गया, सिर्फ यही कहा गया कि लीगल हो और टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाए। ठीक है, तो कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता था, इसी को कहते हैं मुक्त व्यापार व्यवस्था। फिर है करेंसी एक्सचेंजिंग, यानी मुद्रा परिवर्तन। एक देश से दूसरे देश में अगर व्यापार करें तो जाहिर सी बात है हम अपने देश की मुद्रा लेके जाएंगे, तो आगे जो है ऐसा होना चाहिए कि करेंसी एक्सचेंज का सिस्टम होना चाहिए, जिससे हम इंडियन करेंसी लेके जाए तो हमें यूरो मिल जाए, हमें डॉलर मिल जाए। और उसी तरीके से अगर यूरोपियन कंट्रीज के सिटीजन आते हैं हमारे यहाँ, या अमेरिकन कंट्रीज के सिटीजन आते हैं, तो उन्हें इंडियन करेंसी भी मिल जाए, बदले में हम उनकी करेंसी को अपने से एक्सचेंज कर लें। तो ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में हो गई, ये पहले नहीं थी। उसके बाद क्या है, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से बाकी देशों का जुड़ाव। पहले क्या था, साम्यवादी देशों का जो पश्चिमी देशों से कोई जुड़ाव नहीं होता था। अब आर्थिक स्थिति से पूरे विश्व के व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व के देश जो है पश्चिमी देशों की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गए, जिससे कि उनको भी इस्पात उद्योग में, लोहा उद्योग में, कोयला उद्योग में, ठीक है ना, समुद्र के व्यापार में, आने जाने में, कोई भी सामान लाने ले जाना, ये सारी व्यवस्थाओं में जो है पश्चिमी देशों से पूरी मदद मिल पाए, और बाकी जो पिछड़े देश है वो भी व्यापार में आगे बढ़ पाए। पूंजीवाद को एक बेहतर विकल्प के रूप में अपनाया गया, इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं था और ना किसी ने और विकल्प को माना। पूंजीवाद को ही, कैपिटलिज्म को ही सबसे बेहतर विकल्प माना। ठीक है, और पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक दुनिया विश्व में हो गई, पूंजीवाद में हो गई, पूंजीवाद को ही मानने लगी। शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, रूस का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू करके पूंजीवाद के ही व्यापार चलने लगे और पूंजीवाद का ही वर्चस्व रहा। तो इस तरीके से जब पूंजीवाद में ही सारा बिजनेस चलने लगा तो जाहिर सी बात है रूसी स्ट्रक्चर बिगड़ गया और रूस की करेंसी भी डाउन हो गई, रूस की करेंसी रूबल में गिरावट आ गई। समाज कल्याण की सबसे पुरानी व्यवस्था पूरे विश्व में साम्यवाद ही व्याप्त था पूंजीवाद से पहले। साम्यवाद जो है समाज कल्याण की पहली व्यवस्था थी, जो कि सबके लिए, सभी वर्गों के लिए बनाई गई थी, व्यापारी वर्ग से लेकर मजदूर, बेरोजगार वर्ग, सभी लोगों के लिए बनाई गई थी। वो व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी रियायतें खत्म हो गई थी। जितने भी विशेष लोग थे, सरकारी ओहदे पर थे या फिर नेता थे, उन सभी की रियायतें खत्म हो गई। इससे क्या हो गया, ज्यादातर जो विशेष लोग थे वो लोग भी गरीब की स्थिति में हो गए। गरीब थे और ये लोग भी गरीब होते गए। 90% इंडस्ट्रीज, 90% या उससे ज्यादा जितने भी उद्योग थे वो सरकारी कंट्रोल में पहले थे साम्यवाद में। वो सारे उद्योगों को जो है किसी निजी हाथों में, किसी निजी लोगों में बेच दिया गया जिनके पास पैसे थे नीलामी में, या फिर कंपनियों को बेच दिया गया जिनके पास पैसे थे जो खरीद लेते थे। और सबसे पहली बात क्या थी, औने पौने दामों पर बेचा गया, क्योंकि सरकार के पास उन उद्योगों को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पैसे, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, पब्लिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन कंपनियों को औने पौने दाम पे बेचा। और इस अवस्था को ही, इस औने पौने दाम, कंपनियों को औने पौने दाम में बेचने की अवस्था को ही इतिहास की सबसे बड़ी सेल गैराज सेल कहा गया है। आप ध्यान से सुने, गैराज सेल बार बार एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है। तो गैराज सेल वो अवस्था थी जब रूस में जो है साम्यवाद का पूरी तरीके से पतन हो गया था और रूस की इंडस्ट्रियों को, 90% इंडस्ट्री को औने पौने दामों पर निजी हाथों में या कंपनियों के हाथों में बेच दिया गया। इसी अवस्था को गैराज सेल कहा जाता है। अब हम पॉइंट बात करेंगे आर्थिक विषमता। रूस में जो है आर्थिक विषमता हो गई, गरीब हो गए, अमीर हो गए। और एक विषमता और थी, पूंजीवाद मानने वाले और अमीरी में चले गए और साम्यवाद में जो रह गए वो और गरीब होते गए। ठीक है,
अब रूस में जो है सारे व्यापारी और सारे किसान और सारे नागरिक जो सपोर्ट पूंजीवाद को करने लगे, जो साम्यवाद की तरफ थे, रूस में पूरी तरीके से साम्यवाद में खाद्यान्न संकट आ गया। रूस में खाद्यान्न संकट आ गया, लोगों को खाने के लिए परेशानी होने लगी, जरूरत वाली चीजों को भी मुहैया कराना सरकार के लिए मुनासिब नहीं था। अब इस तरीके से जब खाने पीने वाली चीजों का, अनाज का भी संकट होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, लोगों में लूट मार मच गई। जिनके पास नहीं था वो गुंडागर्दी करने लगे, चोरी करने लगे, और इस माहौल में क्या हो गया, माफिया वर्ग का उदय हो गया, जो जबरदस्ती छीना झपटी करते थे या लोगों की चीजों पर कब्जा करके अपना बना लेते थे। अमीर और गरीब के बीच टीका विभाजन, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती गई। गरीब अमीर को देखता, उनकी चीजों को लूटने और अपना बनाने की कोशिश करने लगता, और अमीर गरीब को उसी हेय दृष्टि से देखता कि ये अगर ये ना हो तो बेहतर है, इसको देना ना पड़े, या हमारी चीजों पर इसका अधिकार नहीं है। संसद इतनी कमजोर थी, राष्ट्रपति इतने कमजोर था, जिससे कि सत्ता में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन में क्या होगा, लोगों के अधिकार पूरी तरीके से छीन लिए गए, और इस तरीके से शॉक थेरेपी का रूस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। रूस की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई, लोकतंत्रीकरण खराब हो गया, माफिया वर्ग का उदय हो गया, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ चुकी थी, रूसी करेंसी भी डाउन लेवल पे थी, रूस की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी और बदतर थी उस समय, जब साम्यवाद के लोगों ने पूंजीवाद की तरफ संक्रमण किया, और साम्यवादी देशों में रूस की व्यवस्था बेहतर से बदतर हो चुकी थी, और जो साम्यवादी छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था में गए थे, वो धीरे धीरे बेहतर हालात में जा रहे थे। तो ऐसा माना गया कि पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर कोई व्यवस्था नहीं है, और सबसे पुरानी व्यवस्था जो साम्यवाद व्यवस्था थी वो नष्ट हो चुकी थी। गैरासिल शॉक थेरेपी के कारण उन एशियाई देशों की व्यवस्था बहुत ही बुरी हो गई। शॉक थेरेपी से उन एशियाई देशों की व्यवस्था सबसे ज्यादा बुरी हो गई जो साम्यवादी देशों पर निर्भर थे, जिनमें पहले साम्यवादी शासन था, साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी पॉलिसी थी। इसलिए जो है वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था हो नहीं पाई, और उनकी व्यवस्था बद से बदतर हो गई, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हो गई। शॉक थेरेपी के कारण उन एशियाई देशों की हालत सबसे बुरी हो गई। शॉक थेरेपी में क्या हुआ, जो साम्यवाद में थे वो पूंजीवाद में चले गए, लेकिन वो एशियाई देश जो पूंजीवाद में नहीं गए और उनमें पहले से साम्यवादी व्यवस्था आधारित थी, निर्भर था साम्यवादी व्यवस्था पर, उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही बुरी हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, रूस की सरकार द्वारा जितने भी उद्योग नियंत्रण में थे, उनका उद्योग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, उनका उद्योग ढांचा चरमरा गया, क्योंकि सारे उद्योगों की व्यवस्था पूंजीवाद में शामिल हो गई थी, जबकि रूस के उद्योग साम्यवाद में थे, और साम्यवाद की व्यवस्था से अब व्यापार और कोई उद्योग नहीं चल रहा था। इस कारण उसका उद्योग, रूसी व्यवस्था का उद्योग, रूसी देश का उद्योग खत्म हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, 90% उद्योग निजी या कंपनी के हाथों में चले गए, बेच दिए गए। 90% या उससे ज्यादा उद्योग जो थे, इंडस्ट्री थी, वो किसी लोगों को या कंपनियों को बेच दिए गए कम दामों पर। ऐसा इसलिए किया गया, बिगड़ती हुई हालत में कुछ उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए, सारे उद्योग चौपट हो रहे थे, तो कुछ उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए गैरासिल वो अवस्था थी जिसमें जो है रूसी सरकार द्वारा जो है कंपनियों को औने पौने दामों पर बेचा गया, कम दाम पर बेचा गया। हम बात करते हैं पॉइंट्स में। ठीक है, शॉक थेरेपी के कारण उन एशियाई देशों की व्यवस्था बद से बदतर हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई, जो साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित थे, साम्यवाद पर आधारित थे, जबकि जिन्होंने साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद अपना लिया था, उनकी व्यवस्था तो बेहतर हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के को द्वारा उनको मदद दी जा रही थी। लेकिन एशियाई देशों की व्यवस्था बुरी थी, क्योंकि वो साम्यवाद पर आधारित थे, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हो चुकी थी। रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा गया था। जितना भी रूस का उद्योग था, साम्यवाद पर निर्भर करने रूसी सरकार जो उन उद्योगों पर कंट्रोल रखती थी, उन सभी उद्योगों को पूरी तरीके से नुकसान हुआ था, औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था। ठीक है, 90% से ज्यादा उद्योग जो है औने पौने दामों पर निजी हाथों में बेच दिए गए या कंपनियों को बेच दिए गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो आर्थिक व्यवस्था का, औद्योगिकरण का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। यानी कि अगर बहुत सारे उद्योग अगर खराब चले गए, तो नई व्यवस्था द्वारा जो है कुछ नए सुधारों द्वारा जो है
90% उद्योगों को बेचकर 30% उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए जो है पुनर्निर्माण करने के लिए उन उद्योगों को कम दाम में बेचा गया निजी हाथों में या कंपनियों को। लेकिन उनकी यह व्यवस्था भी पूरी तरीके से सारे उद्योगों को मटियामेट करने वाली रही। कारण बाजार की ताकतें पूंजीवादी व्यवस्था में बदल चुकी थी। पूंजीवादी व्यवस्था जो है बाजार की ताकतों को तय कर रही थी, इसलिए साम्यवादी व्यवस्था के कोई भी प्लान जो है सक्सेस नहीं हो रहे थे। और इस तरीके से 90% कंपनीज और इंडस्ट्रीज उद्योग जो है रूसी गवर्नमेंट द्वारा जो बेचे गए उसका प्लान भी पूरी तरीके से खत्म हो गया और उद्योगों का मटियामेट हो गया डिसीजन रूसी सरकार का। इस 90% या उससे ज्यादा के उद्योगों को कम दामों में सेल करना कंपनियों को या फिर निजी हाथों में प्राइवेटाइजेशन में सेल करना जो है, इस अवस्था को, इस समय को, इस कंडीशन को जो है गैरा सेल का नाम दिया गया। ये बार बार आता है एग्जाम में, आप इसको पढ़ें जानें। अब हम बात करते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत के रिलेशन की। ठीक है, जहां तक पूर्व साम्यवादी देशों के रिलेशन की बात है भारत के शुरू से ही रूस के साथ या साम्यवादी और देश जो थे उनके साथ रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, जबकि रूस के साथ तो बहुत ही बेहतर संबंध थे। ये मान के चलो कि रूस जो है भारत को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता था हर चीज में। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं आगे। देखो, सबसे पहली बात, रूस और भारत दोनों का एक सपना जो है बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है पूरा विश्व, कोई भी देश किसी भी देश पर निर्भर ना रहे, हर एक देश के पास कोई ना कोई अपनी क्वालिटी और सर्विसेज हो, प्रोडक्टिविटी हो, जिसके द्वारा वो विश्व में अपने आप को आगे ले जा पाए, उसकी आर्थिक स्थिति उसके दम पर आगे बढ़े और कोई भी देश जो है उस पर शोषण ना करे और वो देश अपनी व्यवस्था के द्वारा आगे रहे विश्व में, जिससे हर एक देशों की अपनी अलग वैल्यू हो और पूरा विश्व बहुध्रुवीय हो। कोई भी देश छोटा और बड़ा ना कहलाए, कोई भी शक्ति जो है, कोई भी देश जो है महाशक्ति या सुपर पावर ना कहलाए, छोटे बड़े सारे देश बराबर हो। किसी भी छोटे देश का या गरीब या देश का, नव स्वतंत्र देश का जो है आर्थिक शोषण ना किया जाए। ठीक है, और दोनों देशों का सह अस्तित्व। अब हम रूस की बात करते हैं। रूस और भारत दोनों का एक अपना जो है बहुध्रुवीय विश्व का था। दोनों ही देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, यानी एक दूसरे के अस्तित्व, एक दूसरे की वैल्यू को ध्यान में रख के काम करते हैं। कभी भी एक दूसरे के आंतरिक क्षति को नुकसान नहीं, एक दूसरे को आंतरिक क्षति नहीं पहुंचाते हैं। सामूहिक सुरक्षा, एक दूसरे के सामूहिक सुरक्षा के लिए ये लोग जो है वचनबद्ध हैं। कभी भी अगर कहीं किसी पर एक दूसरे पर अगर परेशानी आती है तो ये लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, चाहे रूस हो चाहे भारत हो। स्वतंत्र विदेश नीति, ट्रांसपेरेंसी है फॉरेन पॉलिसी में, एक दूसरे के जो भी जरूरत है आप ले लो। अभी हाल के दिनों में देख लो, भारत पर जब जो है सेकेंड वेव आई कोविड की, तो स्पुतनिक वैक्सीन तुरंत जो है वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है तुरंत वहां बिना डिले किए भेजी है। ठीक है, तो ये कहते हैं हम स्वतंत्र विदेश नीति है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम पूछे या फिर डिस्कशन करें या फिर परमिशन ले या बताएं जरूरत है नहीं जरूरत है। उन्होंने कंडीशन बिगड़ती देखी और स्पुतनिक वैक्सीन को भेज दिया। हमारे भारत और रूस के बीच अगर कोई इंटरनेशनल इश्यूज आते भी हैं तो हम डिस्कशन के थ्रू उसको सुलझा लेते हैं। और रूस और भारत दोनों ही यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों पर विश्वास रखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दोनों ही यूएनओ के रूल्स को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें रूस और भारत के संबंधों में प्रगाढ़ता कब आई और अच्छे कब हुए। 2001 में 80 द्विपक्षीय मामलों पर जो है रूस और भारत ने साइन किए हैं। ठीक है, भारत जो है रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है वर्ल्ड में, इसलिए रूस और भारत के रिलेशन और भी अच्छे हैं। और बात कर लेते हैं नए पॉइंट की। गोवा में 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी ने जो है ब्रिक्स की 17th मीटिंग में एक दूसरे की सामूहिक रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अभियान पर मदद देने की बात की। साथ में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर भी इस मीटिंग में बल दिया गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं रूस और भारत के संबंध, चाहे वो साम्यवादी व्यवस्था की बात हो या पूंजीवाद अब है, तो उसके बाद भी जो है अमेरिकी वर्चस्व के बाद भी रूस और भारत के संबंध शुरू से ही बेहतर रहे हैं। कोल्ड वार में थोड़ा बहुत तनाव आया था, लेकिन उसके बाद फिर और बेहतर हो गए हैं संबंध। रूस और भारत के संबंध हमेशा से ही शुरू से ही बेहतर थे, ना पहले ना आज, कभी भी खराब नहीं हुए। आज भी बेहतर है और पहले भी बेहतर थे।
तो ये सेकेंड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। क्लासेस अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे, जिससे कि और अपडेशन आपको मिलती रहे और मैं भी आगे आपके लिए और क्लासेस की वीडियो लाता रहूं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।